नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में हुए टेस्ट पेपर के प्रश्न आंसर के बारे में, प्रश्नोत्तर उनके बारे में देखें, उनको किस हिसाब से अपने को करना चाहिए, कैसे अपनी गलतियां हुई। कई टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी आपने गलत किए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े या पढ़ने पर समझ में नहीं आए, उनके बारे में आज अपन परिचर्चा करते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में संयोजक संबंधी शब्द संबंधी वाक्यगत अशुद्धि नहीं है। संयोजक शब्द संबंधी वाक्यगत अशुद्धि नहीं है, ये देख करके अपने को बताना है। अब यहाँ पर देखो वाक्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहली बात वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो निम्नलिखित में से 4 वाक्य आपको 4 ऑप्शन में 4 वाक्य दे दें, उनमें 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, तो प्रश्न पूछ लेंगे निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और अपन उसे बड़ी आसानी से सरल कर देते हैं, बिल्कुल हल कर देते हैं, आसानी से हल हो जाती है वो चीज़। दूसरा, 3 शुद्ध दे करके 1 अशुद्ध पूछ लेते हैं, वो भी बड़ी आसानी से हल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लगभग सारे ही अशुद्ध दे देते हैं और फिर वो अशुद्धि का कारण पूछ लेते हैं, क्योंकि वाक्य में अशुद्धि का कारण वर्तनी भी हो सकता है, क्रमभंग भी संबंधी हो सकता है, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, इनसे संबंधी अशुद्धि हो सकती है, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि हो सकती है, ठीक है ना। तो उस अशुद्धि का नाम लेकर के अपने से ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो संयोजक शब्द संबंधी संयोजक शब्दों का जो प्रयोग होगा वो मोस्टली किस में आता है, मिश्र वाक्यों के अंतर्गत आता है। अब संयोजक शब्द जो शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, 2 शब्दों या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उसे ही संयोजक शब्द कह देते हैं। अब कुछ एक संयोजक शब्द जो हैं वो निश्चित होते हैं, जैसे जब राम आया तो 5 बजे थे। अब यहाँ पर अपन जब लिख रहे हैं, जब एक संयोजक शब्द है, जब यहाँ पर अपन जब लिख रहे हैं, तो जब लिख रहे हैं तो होगा क्या, जब लिख रहे हैं तो जब के साथ क्या आना चाहिए, तब आना चाहिए। जब के साथ क्या आता है, तब आना चाहिए। तो यदि और अगर के साथ आता है, जब राम आया तब 5 बजे थे। तो ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि संयोजक शब्द संबंधी ही है कि यहाँ पर तो आ गया तो की जगह तब आना चाहिए था, तो यहाँ तो हो गई संयोजक अशुद्धि, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। ठीक है ना। दूसरे में देखें, पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं, पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं है, ये वाक्य आया। अब ये वाक्य भी अगर देखा जाए तो अशुद्ध की श्रेणी में ही आता है, शुद्ध वाक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर अशुद्धि का जो कारण होता है वो कारण क्या है, आलस्यता। आलस्यता जो शब्द है वो आलस्य शब्द से ही, आलस्य एक शब्द है, इसी से ये प्रत्यय लग करके आलस शब्द के ये प्रत्यय जुड़ा और आलस्य शब्द बना, ठीक है। आलस्य शब्द बन गया, जब भाववाचक संज्ञा यहाँ बन गई तो ता प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आलस्य शुद्ध शब्द होता है, लेकिन आलस्यता अगर अपन लिख देंगे, आलस्यता अगर लिखा अपन ने, तो आलस्यता जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि हो जाएगी, वर्तनी संबंधी अशुद्धता, वर्तनी संबंधी अशुद्धता। ओके। तीसरा विकल्प देखें, तुम जहां भी जाओगे उस जगह मुझे पाओगे। यहां भी अगर देखें तो कौन सी वाक्यगत अशुद्धि है, तुम जहां भी जाओगे उस जगह नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, वहाँ लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर भी अशुद्धि कौन सी हो गई, संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि हो गई। यद्यपि उसने मेहनत की, पर नहीं आएगा, तथापि, यद्यपि के साथ क्या आना चाहिए,
तथापि शब्द आना चाहिए। ये भी कैसी अशुद्धता हो गई? संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धता हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों विकल्प ही अपने अशुद्ध हैं, लेकिन अशुद्धि का कारण चारों में देखें तो इन तीन में तो क्या दिखाई दे रहा है अपने को? संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धता दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो 2 नंबर विकल्प है इसमें संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धता न होकर कैसी अशुद्धता हो गई? वर्तनी से संबंधित अशुद्धता हो गई। और वर्तनी से संबंधित अशुद्धता होने के कारण यहां पर 2 नंबर विकल्प का उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द नहीं है। अब कई बार अपन देखो पढ़ने की दिक्कत करते हैं और अशुद्ध शब्द देख करके ही टिक कर देते हैं अशुद्ध को, लेकिन अशुद्ध शब्द नहीं है। नहीं है मतलब क्या हो गया? 3 शब्द हैं जो अशुद्ध हैं और चौथा शब्द आपको केवल एक ही शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी आपको लिखने हैं। तो कबड्डी जो है यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। कबड्डी शुद्ध रूप में इस रूप में लिखा जाता है, कबड्डी। ओके, कर्तव्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। कई बार आप सोचते हो कि कर्तव्य में तो डेढ़ तय आना चाहिए, नहीं आता, अशुद्ध है, क्योंकि कर्तव्य शब्द जो है वो क्री धातु में तव्य प्रत्यय जुड़ने से बना है। ठीक है, अब री अर आदेश करेगा और अर आदेश करके क्या बन जाएगा? कर्तव्य बन जाएगा। लेकिन महत्व शब्द जो है इसमें महत जोड़त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मैं का मैं, है का है। अब तय आधा है, आधा लिखो, तय फिर से आधा, फिर तो है। तो महत्व शब्द जो अपन लिखते हैं वो इस रूप में लिखा जाता है। इसमें केवल एक ही तय दे रखा है, इसलिए क्या हो गया? ये भी अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या होगा इसका? महत्व शुद्ध होगा। ठीक है, अंधेरा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अंधकार अगर होता तो अनुस्वार आता, लेकिन अंधेरा जो होगा उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी 2 नंबर विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। 2 नंबर ही शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं और अशुद्ध नहीं है ये पूछा है, तो अशुद्ध नहीं है कौन सा? कर्तव्य। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न आता है अपना, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोमार्थी शब्द युग्म नहीं है? वही बात, पूरा प्रश्न अगर नहीं पढ़ोगे तो पहला ही ऑप्शन सही कर दोगे आप तो, क्योंकि जल्दबाजी रहती है अपने एग्जाम जब देते हैं तो बहुत जल्दबाजी रहती है। प्रश्न पढ़ा, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोमार्थी शब्द युग्म या शब्द तक ही पढ़ोगे और 1 नंबर पर आपकी दृष्टि आ जाएगी और आप तो यही देखोगे घृणा का प्रेम ही होता है, बिल्कुल सही है, टिक लगाओगे, गोला काला कर दोगे। लेकिन आगे देखो यहाँ लिखा हुआ क्या है? यहाँ लिखा हुआ है नहीं है। क्या लिखा हुआ है? नहीं है। घृणा का विलोमार्थी प्रेम होता है, बिल्कुल सही है। कुल्टा, कुल्टा का विलोमार्थी शब्द होता है पतिव्रता, बिल्कुल सही है। आकुंचन का विलोमार्थी शब्द होता है प्रसारण। लेकिन रिज्जु जो शब्द है, रिज्जु का विलोमार्थी नहीं, ये तो समानार्थी शब्द है, विलोमार्थी शब्द नहीं है, ये तो समान ही अर्थ है। रिज्जु सीधे को ही कहा जाता है। रिज्जु का होगा वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। रिजु का अर्थ सीधा, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। तो अगर सीधा का विलोम पूछे तो टेढ़ा, रिजु का विलोम पूछे तो वक्र। तो किसका सही नहीं लिखा हुआ है? रिजु। रिजु का क्या होता है? वक्र होता है और बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखें, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे के सामने सही अर्थ नहीं लिखा है? वही बात है, ये नहीं वाले प्रश्न देने का भी मोटिव है आपको। नहीं वाले प्रश्न इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तो देखो उसमें आपको 3 शुद्ध मिलेंगे, 3 ऑप्शन उसमें शुद्ध मिलेंगे और 3 ऑप्शन शुद्ध मिलेंगे तो वो 3 ऑप्शन आपके याद होंगे। चौथा ऑप्शन जो अशुद्ध है उसे भी याद करने का प्रयास करोगे और शुद्ध वाले दे देते तो 3 वैसे ही याद रहते, आप याद करते नहीं, एक शुद्ध है उसको करके चले जाते, खत्म कहानी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका शब्दकोश बढ़े, इसके लिए ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। और दूसरा, परीक्षा में होने वाली गलती से आपको निजात दिलाने के लिए ऐसे प्रश्न बनाए, क्योंकि परीक्षाओं में डायरेक्टली अपन नहीं पढ़ते हैं। जिन्होंने मोस्टली एग्जामिनेशन दिए हैं, कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ पर आपको ये गलती रियलाइज हुई होगी। और आज मैं कह रहा हूँ कि वो गलती रियलाइज हुई है तो एक बार उस गलती का स्मरण कर लो।
आपका ये प्रश्न आगे भविष्य में फिर ऐसी गलतियां अपनी ऐसे प्रश्न हल कर लेते हैं तो नहीं होती है। हवाई किले बनाना केवल कल्पनाएं करना, बहुत सही है। केवल कल्पनाएं करता है, बस हवाई किले बना रहे हैं, करना धरना कुछ है नहीं, बस कल्पनाएं करते रहो। सांप को दूध पिलाना बुरे के साथ नेकी का काम करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपके साथ कोई बुरा आचरण करता है और आप उसके साथ नेकी कर रहे हो तो वो सांप को दूध पिलाना ही कहलाता है। कुएं में भांग पड़ना सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, कहते हैं ना राजस्थानी में कि या तो कुआं में ही भांग पड़गी, मतलब जिसको अपन पूछते हैं, किसी से भी अगर चर्चा करते हैं अपन और वो ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट वाली बातें करता है तो अपन कह देते हैं कि इस क्षेत्र में तो कुएं में ही भांग पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी वानी पिया है ना कुएं का, तो वो सारा का सारा क्या है, सारा का सारा यही रहेगा कि कुएं में भांग पड़ने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि वो पानी ही आपने पी लिया है। आगे देखें अगला प्रश्न। हाँ सॉरी, चौथ का चांद होना, उत्तर बताऊं इसका, चौथ का चांद होना। अब चौथ का चांद होना, इसमें आप बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि साहब चौथ का चांद कौन सा होता है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत देरी से दिखाई देने वाला। तो जो भी महिला बहनें हैं, ठीक है, बहनों को इंतज़ार करना पड़ता है इसमें, ठीक है, तो बहुत देरी से कि साहब चौथ को तो चांद बोली मोड़ उग गए, तो मोड़ उग गए जना देरी से उग बड़ो भाई, सही बात है, वो भी सही है। अब अमा सु देख लिया आपने तो कोई सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत देरी से दिखाई देने वाला या बहुत दिनों से दिखाई देने वाला, बहुत दिनों से दिखाई देना तो ईद का चांद होना होता है। किसका चांद? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों से दिखाई देना। लेकिन चौथ का चांद होना क्या होता है? प्रिय दर्शन, प्रिय वस्तु या अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय जो होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? चौथ का चांद कहते हैं, अत्यंत प्रिय। ये जो कंडीशन होती है वो चौथ के चांद के लिए होती है, इसलिए ये जो है वो सही नहीं है, सही नहीं लिखा हुआ। बाकी सबके सामने सही उत्तर लिखे हुए हैं, तो 3 नंबर इसमें उत्तर विकल्प सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में रे वर्ण का प्रयोग रेफ रूप में नहीं किया गया है? अब रेफ रूप में रे का प्रयोग कैसे करते हैं? रेप का मतलब हो गया कि रे को अपन जब किसी शब्द के साथ लिखते हैं, जब रे वर्ण आधा होता है और अन्य किसी व्यंजन के साथ उच्चारण करते हैं तो वही रेप प्रयोग कहलाता है। तो ध्यान रखना, देखो रे का प्रयोग जब अपन करते हैं स्वतंत्र रूप से रे का प्रयोग कर लिया एक, तो ये तो रे प्रयोग हो गया। दूसरा क्या होता है कि शब्द में, कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द में रे वर्ण आधा लिखा हुआ है, अगर किसी शब्द में रे वर्ण आधा आ रहा है तो वो आधा रे कभी भी स्वतंत्र नहीं लिखा जाता, अलग से नहीं लिख सकते अपन। जैसे मैं लिखूं कर्म, तो कर्म ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ये अशुद्ध माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रे का प्रयोग जो है वो इस रूप में रेफ वर्ण के रूप में चला जाएगा। मतलब रे का जो प्रयोग होगा, अगर रे शब्द, रे वर्ण जो है वो शब्द में व्यंजन रूप में ही लिखा जा रहा है, मतलब आधा है, स्वरहीन है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अगर रे वर्ण आधा है तो रे वर्ण हमेशा आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। पहली बात, रे वर्ण किसी भी शब्द में अगर आधा लिखा हुआ है तो आधा रे वर्ण हमेशा अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो रे वर्ण अपने मैं के ऊपर लिख दिया। दूसरी बात, अगर किसी शब्द में रे वर्ण से ठीक पहले, रे वर्ण से ठीक पहले क्या हो? कोई भी आधा व्यंजन हो, कोई भी आधा व्यंजन, ठीक है, आधा व्यंजन है, रे वर्ण से ठीक पहले अगर आधा है तो रे अपने स्वतंत्र रूप में नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिख सकते अपन क्रम। कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि रे से ठीक पहले क्या है? आधा व्यंजन है। तो अगर रे से ठीक पहले आधा व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है, कोई भी आधा व्यंजन है, तो रे वर्ण को उस आधे व्यंजन के नीचे लिखा जाता है, आधे
व्यंजन के नीचे लिखते हैं। ओके। रे अगर शब्द में आधा है तो आधा रे वर्ण हमेशा आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाएगा, और अगर रे से ठीक पहले कोई व्यंजन आधा है तो उस आधे व्यंजन के ठीक नीचे जो लिखा जाएगा वो रे लिखा जाएगा। दोनों ही रेप रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्रम जो है ऐसे नहीं लिख करके अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर गोल पेंदे का कोई वर्ण है तो फिर इस रूप में रे लिखा जाता है। तो रे के रूप कौन कौन से हो गए, रे एक तो, एक ऊपर, एक नीचे और एक ये रूप। देखो ऊपर, ऊपर नीचे, ये रेप रूप है। लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है ऐसे अगर लिखते हैं तो रेप रूप है, लेकिन ऐसे अगर कर दिया गया ना, ऐसे अगर अपन कर देते हैं क्री, तो ये तो री की मात्रा, ये जो नीचे लगती है वो री की मात्रा होती है, रे की नहीं होती। तो यहाँ पर री का प्रयोग हुआ है, रे तो आया ही नहीं इस शब्द में कहीं पर, इसलिए इस वर्ण में रेप का प्रयोग नहीं किया गया है। पिछली रीट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया था। निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है? तो वे शब्द जो अपनी मूल भाषा के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। हिंदी की मूल भाषा कौन सी? संस्कृत। तो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि किसी भी शब्द में अगर मूर्धन्य से वर्ण लिखा हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग है, ठीक है, ये जो शब्द होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तो दक्ष, दक्ष में मूर्धन्य से आ रहा है। दूर तत्सम शब्द है। कंकण तत्सम शब्द है। नैन जो है वो तद्भव है, नैन शब्द तद्भव है। इसका जो तत्सम रूप होगा, तत्सम रूप क्या है? नैन वैसे नहीं है, नयन होता है। शुद्ध क्या होता है? नयन। तत्सम था नयन, लेकिन हिंदी में आते आते अपन इसका उच्चारण कैसे करने लग गए? नैन के रूप में करने लग गए, इसलिए नैन तद्भव है, बाकी सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। तो 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। ये 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखें, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद की व्याकरणीय श्रेणी क्या होगी? दौड़ना शब्द में पूछा है। अब दौड़ना शब्द रेखांकित है और दौड़ना में पूछा कैसी व्याकरणीय स्थिति है। तो दौड़ना को अपन डायरेक्टली देखते हैं तो दौड़ना तो क्रिया है सर, ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये तो आपने सीधा सा प्रश्न बना दिया। इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं, ये लो 3 नंबर उत्तर सही कर दिया। लेकिन जो ही 3 नंबर उत्तर सही करोगे अपने मन में आपके सही हो जाएगा, लेकिन उत्तर आपके -1/3 आएंगे। क्यों? गुरुजी दौड़ना हमने तो क्रिया में ही पढ़ा है, हमने तो कभी नहीं सुना सर्वनाम होता है, हमने तो कभी नहीं सुना विशेषण होता है, हमने तो कभी नहीं सुना क्रिया संज्ञा होता है। किसी से पूछा भी था हमने कि गुरुजी दौड़ना क्या कैसा शब्द है, तो उन गुरुजी ने भी ये बताया था कि दौड़ना तो क्रिया होती है। तो आपने जो पूछा वो तरीका गलत था, गुरुजी सही थे, दौड़ना क्रिया शब्द है। लेकिन संज्ञा का नियम नंबर 5 जो मैंने आपको लिखाया वो क्या लिखाया था? यदि किसी वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर्ता कारक के रूप में किया जाता है, तो वहाँ
उसे क्रिया शब्द ने मानकर, क्रिया शब्द ने मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। ऐसे शब्दों में क्रियार्थक भाववाचक, क्रियार्थक भाववाचक संज्ञा होती है। क्रियार्थक भाववाचक संज्ञा होती है। तो क्रिया वाला ऑप्शन तो गलत हो गया साहब आपका। होगा क्या? संज्ञा शब्द। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ऐसे जो शब्द होंगे उस रूप में तो दौड़ना है, लेकिन मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, ऐसे वाक्य आ जाए तो फिर वो दौड़ना और तैरना क्या हो जाएंगे? क्रिया शब्द ही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नौकरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नौकर जातिवाचक संज्ञा है, नौकर जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और इसके ई प्रत्यय लगाकर बनाया अपन ने क्या? नौकरी। तो नौकरी जो शब्द है संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द है। नौकरी में क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नौकर जातिवाचक, नौकरी भाववाचक संज्ञा। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सर्वनाम की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सर्वनाम दे रखा है, एक तो देखो आप, हम, आप और आप, ये 4 सर्वनाम है। अब इसमें असुमेलित विकल्प पूछा तो बोलो गुरुजी इसमें कौन सी समस्या है? इन 3 में आप आ रहा है, आप और इसमें हम आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर हमको उत्तर आप कर देते हो तो गलत उत्तर होगा, गलत उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका प्रयोग तो आ रहा है, यहाँ पर जो आप आ रहा है, यहाँ पर आने वाला आप है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। इस रूप में अगर आप छांट लेते हो ना कौन से में कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो फिर गलतियां नहीं होती। जल्दबाजी करते हो तभी गलतियां होती हैं। अब असुमेलित विकल्प तो कई तो कहते हैं सर हमें तो प्रश्न ही समझ नहीं आया, करना क्या था इसमें? तो करना क्या है? असुमेलित निकालना है। असुमेलित कैसे निकालोगे? पहले इनका निर्धारण तो करो, कौन से में क्या है। निर्धारण जब हम कर पाएंगे तभी तो तय कर पाएंगे असुमेलित और सुमेलित कौन से हैं। तो सबसे पहले निर्धारण किया अपन ने, इस आप में अन्य पुरुष हो गया। ये आप जो है इस आप में क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक। ओके, यहाँ पर हम शब्द में देखते हैं तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक हो गया। ओके, यहां पर आपको देखोगे तो आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। तो अब बता दो, देखो पुरुषवाचक पुरुषवाचक पुरुषवाचक, कोई अन्य है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम है, लेकिन है तो पुरुषवाचक ना। इन 3 में तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो 3 में पुरुषवाचक सर्वनाम और 1 में निजवाचक सर्वनाम होने के कारण निजवाचक सर्वनाम वाला जो विकल्प है वो असुमेलित माना जाएगा। तो 1 नंबर उत्तर यहाँ पर सही उत्तर होगा। जिन विद्यार्थियों ने 1 नंबर उत्तर किया उनके सही माना गया। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पदों में कौन सी व्याकरणीय श्रेणी है? तो यहाँ पर अपन देखें, एक तो है शब्द कौन सा? दुष्ट। एक शब्द तो कौन सा है? दुष्ट शब्द है और दुष्ट शब्द रेखांकित किया है यहाँ पर। दूसरा है व्यक्ति और तीसरा है मित्रता। तो दुष्ट व्यक्ति, तो व्यक्ति तो हो गया देखो यहाँ पर विशेष्य, ठीक है। दुष्ट क्या है? विशेषण।
अब विशेष्य कौन सा हो सकता है? विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और किसकी विशेषता बताई जाती है? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। मतलब विशेषण की परिभाषा अपन देखते हैं तो विशेषण की परिभाषा क्या आती है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिनकी विशेषता बताई जाती है मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। तो ये विशेष्य है। अब ये या तो संज्ञा शब्द हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। तो व्यक्ति जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, सबको पता है। दुष्ट शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष शब्द के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, इनकी विशेषता को प्रकट किया जाता है उन्हें क्या कह देते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो बिल्कुल सही है, गुणवाचक चारों में दे दिया, लेकिन करें कौन सा? तो फिर व्यक्ति वाला। चलो, व्यक्ति में व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं है, गलत हो गया। व्यक्ति में जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। तो गुणवाचक भी हो गया, जातिवाचक भी हो गया। अब आ गया है मित्रता। तो मित्रता में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। मित्रता में तो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर जातिवाचक भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो जातिवाचक होने के कारण क्रॉस लग गया, व्यक्तिवाचक होने के कारण क्रॉस लग गया, व्यक्तिवाचक होने के कारण क्रॉस लग गया। तो 3 के क्रॉस लग गया। अब चौथा बच गया, तीसरा उदाहरण। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। गुणवाचक विशेषण दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, व्यक्ति शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सामान्य भूतकाल नहीं है? अब यहाँ भी अपन क्या करते हैं, देखो गलती ऐसे करते हैं कि रोहित जयपुर गया, हमने हवा महल देखा, इसमें था आ गया। क्या आ गया? था आ गया। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी शब्द आते हैं वो तो क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। कैसा होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। इसलिए कुछ विद्यार्थी इस 3 नंबर को उत्तर करके आ गए थे। लेकिन ध्यान दो, विशेष तथ्य लिखाया था आपको कहाँ पर? जब भूतकाल के 6 भेद पूरे हुए थे तो विशेष तथ्य में लिखाया था कि जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी शब्द लिखा हो और इन शब्दों से ठीक पहले, इन शब्दों से ठीक पहले कोई क्रिया शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द लिखा हो, अव्यय शब्द लिखा हो तो वहाँ पूर्ण भूतकाल न मानकर सामान्य भूतकाल माना जाता है। सामान्य भूतकाल माना जाता है। ओके, तो बताओ, यहाँ था थे थी लिखा हुआ है, था थे थी से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? शरारती। तो शरारत भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन शरारती क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ये क्रिया शब्द नहीं है, विशेषण शब्द होने के कारण 3 नंबर विकल्प ये भी सामान्य है, सामान्य भूतकाल ही है। इस कारण यहाँ पर कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें क्या नहीं हो? सामान्य भूतकाल नहीं हो।
कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें सामान्य भूतकाल नहीं हो। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अपना, संधि की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो अशुद्ध विकल्प यहाँ पर अपने को देखना है। रमा जोड़ ईश रमेश बिल्कुल सही है, गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मही जोड़ ईश्वर, महीश्वर भी बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, कोई त्रुटि नहीं है। मुक्त जोड़ आकाश, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मुक्त जोड़ आहार जो शब्द है वो अशुद्ध है। मुक्ताहार, मुक्ताहार, आहार से मुक्ति को नहीं कहते, मुक्ताहार कहते हैं मोतियों के हार को, मोतियों के हार को। अब कुछ पुस्तकों में ऐसे भी दे रखा है मोती मुक्ता को कहते हैं, मुक्त को नहीं कहते, तो मुक्ता। अब उसमें आहार भी दे रखा है और हार भी दे रखा है। अब एक चीज देखें अपन, हार, वैसे मोस्टली मोतियों का हार ही शुद्ध होता है, इसलिए यही विकल्प सही, संयोग ही सही माना जाना चाहिए। मुक्ता आहार, आहार मोतियों का आहार करता है क्या कोई? किंवदंतियों में जरूर सुना है अपन ने कि साहब राजहंस जो हैं वो मोती चुगा करते हैं, तो वो बात नहीं है कि भाई वो मोतियों के अलावा कुछ खाते नहीं है, मोती ही उनका आहार है। तो मोती जोड़ आहार, मुक्ता आहार अगर देखें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं बैठता है। यहाँ पर ये संयोग जो है वो अच्छा बैठता है, क्योंकि मोतियों का हार आपने कईयों के पास देखा होगा, लेकिन मोती खाते हुए किसी हंस को मेरे हिसाब से देखा तो नहीं, केवल सुना ही होगा। तो यहाँ पर मुक्ता जोड़ हार शब्द ज़्यादा बेटर है। और अगर आहार भी करें तो मुक्ता जोड़ आहार होना चाहिए था, मुक्त जोड़ आहार जो है वो अशुद्ध है, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में शब्दों में से संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असुमेलित विकल्प का चयन करो तो विच्छेद करो, महा जोड़ उदय, ओके, गंगा जोड़ ऊर्मी, स्त्री जोड़ उचित, तपह जोड़ भूमि। अब वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ उ ई उ तीनों शब्द क्या है? स्वर संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल हो रहा है। हालांकि ये जो 2 विकल्प हैं इनमें गुण स्वर है, और ये जो विकल्प है इसमें यण स्वर है, लेकिन तीनों विकल्पों को अगर देखें तो है तो कौन सी संधि? स्वर संधि ही है। जबकि तपह जोड़ भूमि में विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि होने के कारण ये विकल्प तीनों से भिन्न हो गया, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समास की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए जो अपन आग्रह करते हैं वो तो क्या हो गया? सत्याग्रह। रसोई के लिए घर, रसोई का नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है, ठीक है। नारी के लिए उचित, नारी उचित जो शब्द है उसमें क्या आएगा? नारी के लिए उचित। ये नार्योचित कर्म है, तो नारी के लिए जो उचित कर्म होता है उसे नार्योचित कहते हैं। लेकिन गृह के लिए प्रवेश नहीं होता, गृह में प्रवेश होता है, में प्रवेश। यहाँ पर अगर देखें तो इन 3 में संप्रदान कारक तत्पुरुष है, संप्रदान कारक तत्पुरुष है, और इसमें देखें तो अधिकरण कारक तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण कारक तत्पुरुष, ठीक है ना। तो इन 3 से भिन्न होने के कारण 4 नंबर विकल्प यहाँ पर भी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
किस विकल्प में मूल उपसर्ग से युक्त शब्द है? तो भरपूर में उपसर्ग क्या है? भर जोड़ पूर, ठीक है। पराधीन में परा नहीं, पर जोड़ अधीन, ओके। पराजय में परा जोड़ जय, स्वतंत्र में स्वय जोड़ तंत्र। टुकड़े कर लिए। अब आपको याद किए हुए हैं कौन से उपसर्ग? मूल उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। कौन कौन से? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अपि, अभि, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। ये 22 जो हैं वो मूल उपसर्ग हैं। तो प्र, प्रा दूसरे नंबर में ही आ गया मूल वाला, बाकी किसी का नाम मूल में नहीं आ रहा, इसलिए 3 नंबर विकल्प में क्या है? मूल उपसर्ग है, बाकी में अन्य उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला देखें, निम्न में से गार प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। अब देखो अंत में आपको सब में गार दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई नहीं उत्तर करके आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर देखें तो याद मूल शब्द है और गार इसमें क्या है? प्रत्यय है। मदद मूल शब्द है, गार क्या है? प्रत्यय है। लेकिन उद जो है यहाँ पर ये उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और गार जो है वो मूल शब्द है। तो यहाँ पर उपसर्ग के साथ गार मूल शब्द के रूप में आ रहा है, प्रत्यय के रूप में नहीं, इसलिए उद्गार वाला विकल्प सही माना जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपको पहले, शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड 2016 वाली भर्ती में यह प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अगला देखो, निम्न में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? अब अपन देखते हैं कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य तो रट्टा मार कर जाते हैं कि की से जो शुरू होता है वो तो संज्ञा आश्रित होता है। यहाँ पर देखा की, तो ये तो तीनों संज्ञा आश्रित हो गई, ये 4 नंबर बचा, इसको टिक लगा कर आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सही है, किसी भी मिश्र वाक्य में की से शुरू होने वाला जो उपवाक्य होता है, जिसकी शुरुआत की से होती है या की के बाद में लिखा गया जो उपवाक्य होता है वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है और संज्ञा आश्रित होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यदि किसी वाक्य में की से पहले वाले भाग में की जहां लिखा हुआ है, जैसे ये की लिखा हुआ है, इससे पहले वाला जो भाग है उसमें यदि इतना, इतनी, इतने, इसलिए और ही, इन 5 में से कोई शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर फिर संज्ञा आश्रित नहीं करना, वहां पर फिर वो वाक्य क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण आश्रित हो जाता है। तो यहां देखो ये इतना, इतनी, इतने शब्दों में से आ गया, इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित हो गया, संज्ञा आश्रित नहीं हुआ। 3 नंबर विकल्प यहां सही माना जाएगा। अगला देखें, निम्न में से उच्चारण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्चारण शिक्षण का उद्देश्य बताना है अपने को। तो उच्चारण शिक्षण का उद्देश्य देखें तो बालकों में मनोभावों को स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि उच्चारण अगर आप सिखाओगे, उच्चारण शिक्षण कराओगे तो बालक के मन में जो भी मनोभाव आएंगे उनको प्रेजेंट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल विकसित होगा, उसमें कॉन्फिडेंस विकसित होगा, स्पष्ट रूप से बोल सकेगा, वो उसका उच्चारण कर सकेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए बालकों के शुद्ध उच्चारण की कुशलता प्रदान करना बिल्कुल सही है। बालकों को शुद्ध उच्चारण, कहीं कोई बालक मान लो बोलता है, ठीक है, तो बोलने में कई बार कर्म को क्रम बोल देता है, वर्ण को वर्ण बोल देता है, ये जो अशुद्धता करता है तो उनको टोकते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उनके उस उच्चारण में शुद्ध उच्चारण की कुशलता भी आती है। लेकिन वर्तनी का ज्ञान नहीं होता, वर्तनी का ज्ञान उच्चारण शिक्षण में नहीं करवाया जाता, लेखन शिक्षण में करवाया जाता है। वर्तनी का ज्ञान करवाना लेखन शिक्षण की विशेषताओं में आता है, उद्देश्य में आता है, वाचन शिक्षण की या उच्चारण शिक्षण की विशेषता में नहीं आता। तो 1 नंबर विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। ये लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, उच्चारण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला देखें, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अब कई लोग रट्टा मार कर जाते हैं। क्या रट्टा मारते हैं? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन ऑप्शन ही नहीं आया। अगर ऑप्शन आगमन निगमन यहां होता, ऑप्शन अगर मैं लिख देता आगमन निगमन विधि,
तब तो बिना झिझक के ये उत्तर सही हो जाता, यही सही माना जाता। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन ही होती है, लेकिन आगमन निगमन तो ऑप्शन में ही नहीं आया। अगर आगमन निगमन ऑप्शन में नहीं है तो फिर किसको सही करना है? आगमन विधि को सही करना है, क्योंकि ये बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास करता है, रटने की प्रवृत्ति विकसित नहीं करता, इसलिए श्रेष्ठ विधि आगमन ही मानी जाती है। लेकिन आगमन निगमन अगर एक साथ लिखी हुई हो तो सबसे पहले उत्तर आगमन निगमन ही करना है। एक चेंजेज और कर दे कि प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तब तो आगमन विधि है। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण की अच्छी विधि निगमन विधि है, और बिना स्तर के पूछे तो पहले आगमन निगमन, आगमन निगमन ऑप्शन में नहीं हो तो आगमन विधि। अगला देखें, निम्न में से किस विकल्प में विधि व उसके प्रतिपादक परस्पर सुमेलित नहीं है? आगमन विधि यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित की गई है, बिल्कुल सही है। सूत्र विधि संस्कृत के आचार्य पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित की गई है। व्याकरण अनुवाद विधि नहीं, सी डे डोडसन महोदय ने तो व्याकरण अनुवाद थोड़े करी थी, इन्होंने तो द्विभाषी पद्धति, द्विभाषी का चयन किया था। इनकी जो थी वो तो द्विभाषी विधि थी। ये व्याकरण अनुवाद विधि तो किसकी थी? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की थी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की थी, जिसके कारण इसे भंडारकर विधि भी कहा गया, प्राचीनतम विधि भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि गोविंद महोदय ने करी थी, तो 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 1901 में की थी प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन, वकील महोदय ने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, लेकिन प्रतिपादन गोविंद महोदय के द्वारा किया गया था। व्याकरण भाषा में व्याकरण से दुगना महत्व उच्चारण का है। भाषा जब अपन बोलते हैं तो जब बोलते हैं, भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो व्याकरण की आवश्यकता नहीं, व्याकरण से दुगना महत्व किसका? उच्चारण का, उच्चारण के तरीके का दुगना महत्व हो जाता है। व्याकरण का प्रयोग तो जब अपन सीखते हैं भाषा को तब ज़्यादा किया जाता है, या फिर उसका विश्लेषण का संश्लेषण करते हैं तब ज़्यादा किया जाता है। लेकिन यह कथन कहा किस महोदय ने? भाषा में व्याकरण से दुगना महत्व उच्चारण का है। यह कथन है राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ महोदय का। राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ महोदय ने कहा था कि भाषा में व्याकरण से दुगना महत्व उच्चारण का होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण से ही भाषा या मनोभावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला देखें, भाषिक रूपों की सार्थक एवं क्रमयुक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है। भाषिक रूपों की सार्थक एवं क्रमयुक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है। यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? ब्लूमफील्ड महोदय के द्वारा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ये कथन कहा गया था। तो 2 नंबर विकल्प इसमें सही करना है। अगला देखें, निम्न में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आगमन में क्या होता है? उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, क्योंकि उदाहरण विशिष्ट होते हैं, नियम सामान्य होते हैं, लेकिन नियम तो सूक्ष्म होते हैं, उदाहरण स्थूल होते हैं। ये गलत है, इसमें मतलब नहीं है। तो ये तो निगमन विधि का शिक्षण सूत्र हो गया। ये ऐसे होता ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तब तो सही हो जाता। ये तो आगमन का है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये निगमन का है, इसलिए यहाँ से और यहाँ से प्रश्न कई बार आता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रश्न। ध्यान रखना, ये 6-7 इसके ये हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है शिक्षण सूत्रों को, क्योंकि ये मिसमैच करवाते हैं। ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल, उदाहरण से नियम, ये सारे के सारे किसके हैं? अब किसके हो गए? ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण के या आगमन विधि के। अगला देखें, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की आधुनिक एवं नवीन विधि है, तो आधुनिक और नवीन विधि पाठ्य पुस्तक विधि है। आगमन और निगमन दोनों प्राचीन विधियां हैं, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ लिख दें, पूछ ले आगमन निगमन, आगमन निगमन, ये जो साथ वाली विधि है दोनों का साथ प्रयोग होता है, तो ये भी आधुनिक विधि की श्रेणी में ही मानी जाती है।
लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है तो प्राचीन की श्रेणी में चली जाएंगी। नवीनतम विधि कौन सी हो जाएगी? पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम क्या होता है? तो जब भी अपन आगमन विधि पढ़ते हैं तो सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? कक्ष में जाता है और बालकों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। बालक उन उदाहरणों की समानता या विरोधाभास देखते हैं, और समानता या विरोधाभास देखते हैं मतलब उनका अच्छे तरीके से क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद उनमें समानता और विरोधाभास जो भी आया उसके आधार पर एक नियम की रचना करते हैं, और नियम की रचना को ही क्या कह देते हैं? नियमीकरण कर देते हैं। अब नियम बना लिया, नियम बनाने के बाद में अंत में क्या करता है? इस नियम की सत्यता को जांच करने के लिए कुछ अन्य उदाहरणों का उस नियम पर प्रयोग किया जाता है। तो सत्यापन या प्रयोग कुछ भी लिख सकते हैं अपन, मतलब सत्यापन किया जाता है। सत्यापन, सबसे पहले कक्ष में आए, उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण को देखेंगे, बालक उनका निरीक्षण करेंगे, तुलना करेंगे उसमें, और निरीक्षण या तुलना करना दूसरा सोपान हो जाएगा। फिर निरीक्षण तुलना करके उसमें जो समानता विरोधाभास दिखा उसके कारण नियम बना लिया, जिसे नियमीकरण में डाल दिया। अब नियम बना तो उन 3 पर ही बना है या उससे संबंधित अन्य शब्दों पर भी लगता है, वैसे ही कुछ और उदाहरण देकर के सत्यापन के लिए प्रयोग करवाया जाता है। तो ये 4 सोपान माने जाते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और प्रयोग। 1 नंबर विकल्प ही यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता? बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना, तो भाषा के नियमों का ज्ञान तो व्याकरण शिक्षण में करवाया जाता है, बिल्कुल सही है। बालकों के भाषाई तत्वों का ज्ञान करवाना, तो भाषा के तत्वों का ज्ञान भी व्याकरण शिक्षण में होता है। बालकों को भाषा की प्रकृति का ज्ञान करवाना भी इसमें आता है, लेकिन रस एवं भाव का ज्ञान करवाना ये व्याकरण शिक्षण का नहीं, पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। किसका है? पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण तो एक नीरस विषय माना जाता है, उसमें रस का संचार आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए रस और भाव का ज्ञान करवाना इसका उद्देश्य नहीं है। 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दोष नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दोष क्या नहीं हो सकता? वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनमें मौलिकता व सृजनशीलता का अभाव होता है। मौलिकता और सृजनशीलता होती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो अभाव नहीं होता, इसका मतलब ये दोष है। भाषा कौशल का अभाव, ये भी दोष ही है इसका। तर्क चिंतन व कल्पना का अभाव, ये भी दोष है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप ना तो तर्क कर सकते हो, ना चिंतन कर सकते हो, ना व्याख्यान कर सकते हो, ठीक है। तो भाषा कौशल का अभाव भी होता है, ये सारे दोष हैं। लेकिन जांच हेतु अधिक धन खर्च होना, ये इसका दोष की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ पर इसका उत्तर सही माना जाएगा। 4 नंबर विकल्प ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर का निर्माण करने की। तो निर्माण करते हैं क्या वस्तुनिष्ठ में बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर का? बिल्कुल नहीं करते। सही उत्तर की व्याख्या करने की, तो व्याख्या की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, व्याख्या भी नहीं करते। अरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें कोई व्याख्या करोगे क्या उन ऑब्जेक्ट्स की? उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो विकल्प आए उनकी व्याख्या भी नहीं करेंगे, उत्तर का निर्माण भी नहीं करते। सही उत्तर की पहचान करना या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो सही उत्तर की पहचान करना, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। आपके पास कितने उत्तर दे दिए गए हैं? 4 उत्तर दे दिए गए, 4 उत्तर दे दिए गए, 4 बिल्कुल आपको सही लगने वाले, लेकिन उन चारों में से सबसे सही उत्तर कौन सा है, उस उत्तर की पहचान करना आपको बहुविकल्पी प्रश्न सिखाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का महत्व ज़्यादा होता है। 3 नंबर विकल्प यहाँ सही माना जाएगा। और अंकन जो किया जाता है, मतलब जांच जो की जाती है, मूल्यांकन जो किया जाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों का मूल्यांकन समान होता है। कितने 50 टीचरों से आप करवा लो, मतलब 50 अध्यापकों से बहुविकल्पी प्रश्नों की जांच आप करवाओगे तो आपका जो अंकन आएगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है, क्योंकि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होता है।
सही उत्तर की पहचान करना विशेष गुण होता है। दूसरा, अंकन में किसी प्रकार का भाई भतीजावाद न होना, ये भी इसका एक गुण माना जाता है। इसीलिए इसी कारण से एक तो मूल उत्तर तक पहुंचना और अंकन को प्रभावित नहीं करने के कारण ही वर्तमान की जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें वैकल्पिक प्रश्नों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे देखें अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी आश्रित चर की श्रेणी में आते हैं। शिक्षक तो एक स्वतंत्र चर होता है, आर्थिक चर की श्रेणी में कौन आते हैं? विद्यार्थी आते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है अपना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र पर्यंत, प्रति सप्ताह, प्रति माह का मूल्यांकन नहीं, समस्त विषयों की संपूर्ण सत्र में मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। सभी प्रकार के से अभी का मूल्यांकन, सभी प्रकार से सभी का मूल्यांकन, ये अभी नहीं है, सभी है। सभी प्रकार से सभी का मूल्यांकन, ये भी नहीं हो सकता। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक व सहशैक्षिक, शैक्षिक व सहशैक्षिक, सीखा आपने, सीखने के साथ साथ जो शिक्षा ग्रहण की, जो शैक्षिक ज्ञान आपने अर्जित किया, उसके साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियां आपकी कैसी रही, सहशैक्षिक गतिविधियों का जो भी मूल्यांकन होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों दोनों का जो नियमित रूप से आकलन किया जाता है, नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, वो ही सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। केवल शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन जो है वो सतत व्यापक मूल्यांकन की श्रेणी में नहीं आकर के किस में आएगा? सीखने, शैक्षिक और सहशैक्षिक। सहशैक्षिक में अपन बहुत सारे क्रियाकलाप जो स्कूल में करते हैं, प्रार्थना वगैरह जो भी है, उन सब का मूल्यांकन जो होता है वही सतत मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न जो हाल ही में आयोजित टेस्ट में पूछे गए थे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उम्मीद है जिस प्रकार से व्याख्या आपके सामने स्पष्ट की गई उससे आपको कुछ जरूर ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, सीखने को मिला होगा। आगे भविष्य में जो गलती इस टेस्ट में हुई वो गलती शायद नहीं होगी अगर आपने ढंग से वीडियो को देखा है, पसंद आया आपको वीडियो, प्रश्न हल कराने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।